हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस 60 डेज चैलेंज। अब की बार CHO पार्ट जो कि सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी आज 45 क्लास है। अभी 2 दिन से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो आज की हमारी क्लास रहेंगी एनाटॉमी एंड फिजियो की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास रहने वाली है, जो कि हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आज की क्लास में डील करने वाले हैं, जो कि आज से आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमारे चैनल पर आपके MPCHO 2023 के सिलेबस के अनुसार हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ा दिया, आपको न्यूट्रिशन हो गया, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, OBG, पीडियाट्रिक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जैसे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगी, जहाँ से आप इसे देख सकते हो। और MPCHO से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, MPCHO एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियो। तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियो के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डील करेंगे, जो आपके CHO एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ उठाए जो CHO एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपके CHO एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हम क्लासेस पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो MPCHO ने आपका जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी का, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एटम, सेकंड ऑप्शन में दिया है वाटर, थर्ड ऑप्शन में दिया है सेल और फोर्थ ऑप्शन में दिया है केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो सेल है, क्या है? सेल आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल को ही क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, एंड सेकेंड नाम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी हम सेल को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। किसे कहेंगे हम? सेल को कहेंगे। और दो सेल और सेल मिलकर क्या बनाता है? सेल प्लस सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? सेल प्लस सेल मिलकर टिश्यू बनेगा। टिश्यू प्लस टिश्यू मिलके क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बनेगा, टिश्यू और प्लस टिश्यू ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन प्लस ऑर्गन बनके, ऑर्गन प्लस ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? सिस्टम बनता है। सिस्टम बनता है। और सिस्टम प्लस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी में टोटल 12 सिस्टम है। तो हम देख लेते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। सेल को ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी कहते हैं, एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी भी सेल को ही कहते हैं। सेल और सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलके क्या बनता है? सिस्टम बनता है। और सिस्टम प्लस सिस्टम बनके मिलके क्या बनता है? हमारी पूरी बॉडी बनती है ना। और टोटल कितने सिस्टम है? 12 सिस्टम है, जो कि हम एनाटॉमी एंड फिजियो में पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेला कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल। इसमें तो कौन सा ऑर्गेनेला है जिसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन में दिया है गोल्जी बॉडी, थर्ड ऑप्शन में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ ऑप्शन में दिया है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये कौन से ऑर्गेनेला को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, माइटो जो कॉन्ट्रिया रहता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
और वो इसका शेप क्या रहता है, ये ऑर्गेनेला का रॉड और ओवल शेप का रहता है। ये कैसे, रॉड एंड ओवल शेप का रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे शेप का रहता है, रॉड एंड ओवल शेप का रहता है। हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेला होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस की बात करें, जो न्यूक्लियस है वो क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं हम न्यूक्लियस को। एंड ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेला है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेला है, ऑर्गेनेला होता है। सेल क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सेल और लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। सेकंड हम बात करें गोल्जी बॉडी की, जो ये गोल्जी बॉडी है ये क्या क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। हम किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। और नेक्स्ट बात करें माइक्रोकॉन्ट्रिया, माइक्रोकॉन्ट्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल हम माइक्रोकॉन्ट्रिया को कहते हैं। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहेंगे। तो इसमें क्या पूछा था, विच ऑर्गेनेला कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ट्रिया को कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेला होता है। और गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, माइक्रोकॉन्ट्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, और राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम राइबोसोम को जानते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्मेड बाय। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ग्लाइकोलाइसोम, सेकंड ऑप्शन में राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन लाइसोसोम, और फोर्थ ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑप्शन नंबर डी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। देन इसके बाद प्रोटीन डेट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ द सेल सिंथेसाइज। ऐसा कौन सा प्रोटीन है सिंथेसाइज होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल पे सिंथेसाइज होता है, वो कौन सा प्रोटीन ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन में दिया ऑन द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड लास्ट ऑप्शन में दिया ऑन फ्री राइबोसोम। तो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होना है, आउटसाइड ऑफ द सेल, तो वो बताना है। तो कहाँ होता है, वो होता है ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कौन सा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या सिंथेसाइज करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो क्या सिंथेसाइज करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है। क्या क्या सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या सिंथेसाइज करता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। हम बात करें बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। और किडनी की बेसिक यूनिट की बात करें हम, किडनी की बेसिक यूनिट की बात करें तो किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो है किडनी की बेसिक यूनिट होंगी। एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेसिक फंक्शनल यूनिट बताना है हमें, फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक फंक्शन यूनिट क्या होती है, वो होती है एल्विलाई। एल्विलाई यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्विलाई क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ पैनक्रियासिस की बात करें, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, पैनक्रियासिस, वो क्या होती है, पैनक्रियासिस की बेसिक फंक्शनल यूनिट बताएं तो वो क्या है, एसिनार सेल है। एसिनार जो है ये पैनक्रियासिस की फंक्शनल यूनिट होती है। तो हम देख लें तो इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है। और बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये न्यूरॉन होती है। बेसिक यूनिट किसकी, नर्वस सिस्टम की। और बेसिक यूनिट हम किडनी की बात करें तो किडनी की नेफ्रॉन होती है। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एल्विलाई होती है। बेसिक फंक्शनल यूनिट किसकी, बेसिक फंक्शनल यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और पेनक्रियासिस की बात करें, पेनक्रियासिस की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है एसिनार सेल, जो है इसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसाइज, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या सिंथेसाइज करे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लिपिड, सेकंड ऑप्शन में दिया है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ ऑप्शन में दिया है विटामिन। तो इसमें कौन सा एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक पूछा गया था, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक क्या क्या करेगा सिंथेसाइज, वो करेगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोटीन जो सिंथेसाइज करता है ये किसका फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड ऑप्शन में दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन में दिया गोल्जी एपरेटस और फोर्थ ऑप्शन में दिया माइक्रोकॉन्ट्रिया। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम रहता है वो क्या क्या सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। और रफ क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर अ क्लाइंट विद द सिफिलिस कैन बी ट्रीटेड द नर्स मस्ट बी डिटरमाइंड, है ना। बिफोर क्लाइंट सिफिलिस को ट्रीट करना है, नर्स क्या करेगी ये बताना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइक्रोकॉन्ट्रिया, सेकंड ऑप्शन दिया है गोल्जी एपरेटस, थर्ड ऑप्शन दिया है राइबोसोम और फोर्थ ऑप्शन दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। तो राइबोसोम इसका राइट आंसर रहेगा। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को और क्या कहते हैं, इंजन ऑफ द सेल, इंजन ऑफ द सेल भी हम राइबोसोम को कहते हैं। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनला होता है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनला होता है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनला होता है। हाईएस्ट नंबर रहता है, हाईएस्ट
इन नंबर, हाईएस्ट इन नंबर रहेगा। और इसे क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी हम इसे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी हम इसे कहेंगे। तो ये क्या है, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, इंजन ऑफ द सेल कहेंगे। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है साइज में, और ये हाईएस्ट नंबर में होता है, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं, किसे, राइबोसोम को। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम कंटेंट, क्रोमोसोम में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डीएनए, सेकंड ऑप्शन में दिया है आरएनए, थर्ड ऑप्शन में दिया है बोथ, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है नन ऑफ धीस। तो जो क्रोमोसोम क्या कंटेन करके रखता है, उस क्रोमोसोम में क्या होता है, वो होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए होता है। और क्रोमोसोम में, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो मेल फीमेल की बात करें, फीमेल और मेल की बात करें, तो मेल में, फीमेल में होते हैं 46, कितने, 46 फीमेल में होंगे, 46 मेल में रहते हैं। तो 46 फीमेल में, 46 मेल में होते हैं। वो इसमें कौन कौन से होते हैं, 44 प्लस एक्स, और इसमें क्या रहते हैं 44 प्लस एक्स वाई इसमें होते हैं। तो इसमें 44 प्लस एक्स वाई होते हैं। और इसकी बात करें तो ये डिवाइडेड होता है कैसे, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, और ये डिवाइड होगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो ये इस प्रकार से डिवाइडेड होता है। एक ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ओवम की बात करें, ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो वो ओवम में होते हैं 23 क्रोमोसोम। 23 में कौन कौन से हो सकते हैं, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ओवम में क्रोमोसोम हो सकते हैं। स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम हो सकते हैं, किसमें, स्पर्म में, और स्पर्म में और ओवम में 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स इसमें क्रोमोसोम हो सकते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होती है, वो किसके थ्रू होंगी। फर्स्ट ऑप्शन में दी है डीएनए, सेकंड ऑप्शन में दी है आरएनए, थर्ड ऑप्शन में दी है ए एंड बी बोथ, और लास्ट ऑप्शन में दी है नन ऑफ दीज। तो जो है ये किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, तो ये होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किसके होती है, डीएनए के थ्रू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, डीएनए, डीएनए इसका राइट आंसर होने वाला है, डीएनए इसका राइट आंसर रहेगा। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ फॉलोइंग। जो डीएनए रहता है, डीएनए जो रहता है उसके बीच में जो होल्ड करके रखते हैं, तो उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कॉन्वेलेंट बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, और फोर्थ ऑप्शन में दिया वेंडर वॉल फोर्स। तो ये क्या होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए रहता है उसको उसके बीच में पाया जाता है, उसको कनेक्ट करके रखता है, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वो डीएनए को कनेक्ट करता है। और डीएनए का फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ टिश्यू। इसमें से टिश्यू का एग्जांपल कौन सा है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ टिश्यू, इसमें से टिश्यू का एग्जांपल कौन सा है।
फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ब्रेन, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ब्लड, थर्ड ऑप्शन में दिया है लीवर और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है स्टमक। तो टिश्यू का एग्जाम्पल पूछा है इसमें से, तो टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होगा? टिश्यू का एग्जाम्पल होगा, टिश्यू का एग्जाम्पल क्या रहेगा? ब्लड। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं ब्लड को? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और बाकी जो सारे हैं इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ब्रेन, लीवर और स्टमक, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गन है। और टिश्यू की बात करें तो इसमें टिश्यू जो है, टिश्यू क्या है? जो ब्लड है ये टिश्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। और ब्रेन, लीवर और स्टमक जो है सारे ऑर्गन है। ब्लड कैसा है? टिश्यू है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। Which of these are the most evident tissue in human body? इसमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा टिश्यू है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इपिथेलिया, सेकंड ऑप्शन में दिया है कनेक्टिव और थर्ड ऑप्शन में दिया है मसल और फोर्थ ऑप्शन में दिया है नर्वस। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एविडेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फर्स्ट है मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू। तो मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? बोन प्लस कार्टिलेज। अगर बोन प्लस कार्टिलेज मिले तो वो क्या मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू में आएगा? बोन प्लस बोन्स एंड कार्टिलेज आती है, इसमें कार्टिलेज आती है, तो ये क्या रहेगा? मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। सेकंड हम बात करें फिब्रस की, तो फिब्रस में क्या आता है? फिब्रस की बात करें तो इसमें क्या आता है? डर्मिस, एडिपोस टिश्यू, क्या डर्मिस एडिपोस टिश्यू, इलास्टिक fibrous, outer layer of smooth organ, outer layer of smooth organ, और क्या है? लिगामेंट एंड टेंडन। क्या आता है? लिगामेंट एंड टेंडन भी इसमें आता है। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? लिगामेंट एंड टेंडन भी इसमें आता है। और लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट क्या होते हैं? बोन प्लस बोन जहां मिलती है, बोन प्लस बोन मिलके क्या बनाते हैं? लिगामेंट बनाते हैं। और टेंडन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? बोन प्लस मसल्स अगर मिलते हैं तो वो टेंडन कहलाता है। बोन प्लस मसल्स अगर मिलते हैं तो ये टेंडन कहलाता है। देन इसके बाद हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड में क्या आते हैं? ब्लड एंड लिम्फ। क्या? ब्लड एंड जो लिम्फ है वो फ्लूइड में आते हैं। ब्लड एंड लिम्फ जो है फ्लूइड में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मोस्ट एविडेंट टिश्यू कौन सा है? तो वो कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। और मैकेनिज्म ऑफ
जो जो टिश्यू रहते हैं वो उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट आता है मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें क्या होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज पाए जाते हैं। देन इसके बाद आता है फिब्रस, तो फिब्रस में क्या आते हैं, डर्मिस, एडिपोस टिश्यू, इलास्टिक फिब्रस, आउटर लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन एंड लिगामेंट एंड टेंडन इसमें आते हैं। और लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट में क्या क्या रहता है, बोन प्लस बोन मिलकर क्या बनाते हैं, लिगामेंट बनाते हैं। और टेंडन की बात करें तो बोन प्लस मसल मिलकर टेंडन बनाते हैं। और फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड इसमें कौन कौन से, ब्लड एंड लिम्फ इसमें फ्लूइड होते हैं। कौन से, ब्लड एंड लिम्फ इसमें फ्लूइड होते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, which type of epithelial tissue is composed several layer of cell, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो सेवरल बहुत ज्यादा लेयर से मिलकर बना होता है, बहुत ज्यादा लेयर से मिलकर बना होता है, ऐसा कौन सा टिश्यू हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बहुत सारी सेल की लेयर से मिलकर बना होता है, तो वो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया सिंपल, सेकंड ऑप्शन में दिया है सिक्मियोमस, थर्ड ऑप्शन में दिया स्ट्रेटिफाइड और फोर्थ ऑप्शन में दिया कॉलिनर। तो इसमें से कौन सा टिश्यू है हमें कौन सा, विच ऑफ द इफिल टिश्यू है वो सेवरल लेयर से बनता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है स्ट्रेटिफाइड जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसे क्या कहते हैं, लेमिनेटेड इपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिनेटेड इपिथेलियम भी इसे कहते हैं, लेमिनेटेड इपिथेलियम भी कहते हैं। और ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है, बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है। तो ये कौन था, स्ट्रेटिफाइड होता है और इसे लेमिनेटेड इपिथेलियम भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, लेमिनेटेड इपिथेलियम भी हम इसे कहते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम आपका MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत सी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस अपलोड है, वहां से आप क्लासेस देख सकते हो, वहां से क्लासेस देख सकते हो। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सिग्मोइड एपिथेलियल सेल आर क्यूब शेप, क्या ये क्यूब शेप का होता है। सेकंड ऑप्शन में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल। थर्ड ऑप्शन में दिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हैज मैनी लेयर ऑफ सेल। और लास्ट ऑप्शन में दिया सिंपल कोलिनर एपिथेलियल एज फ्लैट स्कल लाइक सेल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो रहता है ये मिनी लेयर से मिलकर बना होता है, बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है। इसकी बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये कौन सा, फर्स्ट आता है सिंपल एपिथेलियम और सेकंड आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जो फर्स्ट जो सिंपल है वो सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, कौन सी, सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, सिंगल लेयर से बनता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनता है। और ये स्ट्रेटिफाइड जो है मल्टीपल लेयर से मिलकर बना होता है, लेयर ऑफ सेल होती है, इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होती है। तो ये स्ट्रेटिफाइड जो होता है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। और ये सिंपल एपिथेलियम में क्या होती है, सिंगल लेयर होती है सेल की, सिंगल लेयर होती है, इसमें मल्टीपल लेयर पाई जाती है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज स्केलेटन मसल इज। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो स्केलेटन मसल में पाई जाती है और क्या काम करती है? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ट्रोपोनिन, सेकंड ऑप्शन में दिया है टाइटिन, और थर्ड ऑप्शन में ट्रोपोमायोसिन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया एक्टिन। तो ऐसी कौन सी सेल है जो स्केलेटन में पाई जाती है? ऐसी कौन सी सेल है, प्रोटीन है जो स्केलेटन मसल में पाई जाती है और कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है? तो ये कौन सी सेल है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, जो एक्टिन सेल है, जो वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। तो और कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन कौन सी सेल करती है? कॉन्ट्रैक्शन का ट्रैक्टाइल का काम कौन कौन करता है? वो कौन सी मसल करती है? एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। और रेगुलेटरी की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन का ये करती है, और रेगुलेटरी कौन करता है? रेगुलेटरी की बात करें तो ये कौन करता है? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ये क्या करते हैं? रेगुलेटरी का काम करते हैं। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये रेगुलेटरी का काम करती है, और कॉन्ट्रैक्शन का एक्टिन एंड मायोसिन जो है मायोसिन है जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल? कार्डियक जो मसल है उसमें मेन सोर्स क्या रहेगा एनर्जी का, ये बताना। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन में दिया है फैट, थर्ड ऑप्शन में दिया है प्रोटीन, और लास्ट ऑप्शन में दिया है लैक्टिक एसिड। तो जो है किसका पूछा है? मेन सोर्स पूछा है एनर्जी का कार्डियक मसल में। तो कार्डियक मसल में मेन सोर्स क्या होता है एनर्जी का? वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है, फैट है, वो जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है किसमें? कार्डियक मसल्स में ये मेन सोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फैट इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ मसल पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है स्ट्रिएटेड, सेकंड ऑप्शन में दिया है नॉन स्ट्रिएटेड, और थर्ड ऑप्शन में दिया है कार्डियक, और लास्ट ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो बेसिक एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मसल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी ये डिवाइडेड है कितने? थ्री टाइप्स की मसल होती है किसके बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मसल के थ्री टाइप में डिवाइड होती है। और फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला स्मूथ को क्या कहते हैं? नॉन स्टेराइटेड कहते हैं, स्मूथ। सेकंड है स्केलेटन मसल, इसे क्या कहेंगे? स्टेराइट कहेंगे, स्टेराइटेड कहेंगे। और लास्ट इज है कार्डियक मसल, कार्डियक। हाँ, तो ये थ्री टाइप्स में डिवाइड है। देखो फर्स्ट कौन सी है? स्मूथ है। स्मूथ को नॉन स्टेराइड कहते हैं। सेकंड है स्केलेटन, इसको स्टेराइड कहते हैं। और लास्ट है कार्डियक मसल। तो ये तीन टाइप के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारी मसल्स हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट और स्मूथ मसल बताना है बॉडी की, वो कहाँ पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है इन फीमर, सेकंड ऑप्शन में दी है इन ह्यूमरस, थर्ड ऑप्शन में दी है इन स्टमक, और लास्ट ऑप्शन में दिया इन स्केपुला। तो इसमें से लार्जेस्ट एंड स्मूथ मसल बताना है। तो लार्जेस्ट एंड स्मूथ मसल कौन सी होती है?
तो लार्जेस्ट एंड स्मूथ मसल होती है जो कि पाई जाती है कहाँ, वो पाई जाती है स्टमक में। लार्जेस्ट एंड स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये स्टमक में पाई जाती है, स्टमक में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर और यूटेरस ईटीसी इसमें पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल पाई जाती है स्टमक में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूट्रस में ईटीसी ये पाई जाती है। कौन सी मसल, स्मूथ मसल। और ये जो बाकी की मसल दी गई है इसमें इनफीमरस, ह्यूमरस एंड स्केपुला, ये क्या, ये कौन सी मसल होती है, ये होती है स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल जिसे हम कहते हैं, बाकी सारी स्केलेटन मसल है। और इसमें से हमें पूछा था स्मूथ मसल का एग्जांपल क्या है, तो स्मूथ मसल का एग्जांपल है इन स्टमक में पाई जाती है स्मूथ मसल। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है, लीवर में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में ये पाई जाती है, यूट्रस में ये पाई जाती है कौन सी, स्मूथ मसल। और बाकी सारी मसल कौन सी, स्केलेटन मसल है। कौन कौन सी, फीमर, ह्यूमरस एंड स्केपुला, ये स्मूथ स्केलेटन मसल होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, all of the following organ having involuntary muscle except, इसमें सारी इन्वॉल्वेंट्री मसल है एक को छोड़कर, तो वो कौन सी नहीं है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्टमक, सेकंड ऑप्शन में दिया इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन में दिया स्केलेटन, फोर्थ ऑप्शन में दिया हार्ट। तो कौन सी मसल इन्वॉल्वेंट्री मसल नहीं है हमें बताना है। तो इन्वॉल्वेंट्री मसल कौन सी नहीं है, वो नहीं है स्केलेटन की जो मसल रहती है ये इनवॉलेंट्री मसल नहीं रहती है, ये वॉलेंट्री रहती है। और बाकी की सारी जो मसल्स दी है वो इनवॉलेंट्री मसल होती है। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम आपको MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसकी हमारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा एनाटॉमी एंड फिजियो है। और बहुत से टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो। और हाँ, आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द विस्लर ऑर्गन एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी मसल है जो पाई जाती है वेसिलर ऑर्गन और ब्लड वेसल में। तो वो कौन सी मसल पाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन में दी है वॉलेंट्री, सेकंड ऑप्शन में दी है कार्डियक, थर्ड ऑप्शन में मायोकार्डियम और फोर्थ ऑप्शन दिया है इनवॉलेंट्री। तो कौन सी मसल पाई जाती है, तो वो पाई जाती है इनवॉलेंट्री जो मसल है, ऑप्शन नंबर डी इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री जो मसल है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। देन द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है। तो ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 6.5 to 7, सेकंड ऑप्शन में दिया है 7.35 to 4.5, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 8 to 9 और फोर्थ ऑप्शन दिया 4.5 to 5। तो कितना होता है ब्लड का जो pH रहता है, ब्लड का नॉर्मल pH कितना होता है, नॉर्मल pH इसका ब्लड का वो होता है 7.35 to 7.45 इसका नॉर्मल pH होता है। और ये साइलेंटली एल्कलाइन होता है, क्या होता है, साइलेंटली एल्कलाइन होता है, क्या होता है, साइलेंटली एल्कलाइन होता है। इसका pH होता है 7.35 to 7.45। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी 7.35 से 7.45 इसका
pH होता है, 7.45 इसका pH होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन में दिया बेसिक सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन में दिया बूफर सॉल्यूशन और लास्ट ऑप्शन में दिया न्यूट्रल। तो जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है बूफर सॉल्यूशन। ब्लड क्या होता है? बूफर सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ब्लड इज अ बूफर सॉल्यूशन। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड कंटेन, ब्लड में पाया जाता है 90% ऑफ वाटर, सेकंड ऑप्शन में दिया है 80% ऑफ वाटर, थर्ड ऑप्शन में दिया है 95% ऑफ वाटर, लास्ट ऑप्शन में दिया है 60% ऑफ वाटर। तो ब्लड में क्या होता है? इसका राइट आंसर रहेगा 60% ऑफ वाटर। 60% वाटर पाया जाता है इसमें, ब्लड में। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कंपेयर्स ऑफ ब्लड, विच ऑफ दिस कंपेयर्स ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, और लास्ट ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस। ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? रेड ब्लड सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर होने वाला है। रेड ब्लड सेल भी पाई जाती है, व्हाइट ब्लड सेल भी पाई जाती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा इसमें होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल? नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा? मोर देन 200 mgdl, सेकंड ऑप्शन में दिया है लेस देन 200 mgdl, लास्ट ऑप्शन में दिया 1000 to 15 mg/dl और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है 500 to 1000 mg/dl। तो कितना होता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल? तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है लेस देन 200 mg/dl नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, लेस देन 200 mg/dl कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। देन इसके बाद, बिलिरुबिन इज फॉर्मेट फ्रॉम, बिलिरुबिन किससे बनता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हीम, सेकंड ऑप्शन में दिया है ग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्रांसफेरिन और लास्ट ऑप्शन में दिया है गैस्ट्रोफेरेटिन। तो जो हीमोग्लोबिन बनता है वो बिलिरुबिन किस वजह से बनता है? आरबीसी का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। किसका? आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है और जिससे क्या बनता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो उसके कारण हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, उससे दो चीज निकलती है, कौन सी? हीम और ग्लोबिन। तो जो हीम रहता है इससे क्या बनता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन किससे बनता है? हीम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, हीम से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, हीम से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सक्लूसिव hemolysis में रिजल्ट इन एक्सप्लिरेशन ऑफ विच सब्सटेंस इज बॉडी। हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बिलिरुबिन, सेकंड ऑप्शन में दिया है मिनरल, थर्ड ऑप्शन में दिया है हीम, फोर्थ ऑप्शन में दिया है ग्लोबिन। तो क्या होगा? वो होगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट, इसमें से सारे प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं ब्लड में, एक को छोड़कर। तो कौन से प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाए? सारे प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं ब्लड में, एक को छोड़कर। तो वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एल्बुमिन, सेकंड ऑप्शन में ग्लोबुलिन और थर्ड ऑप्शन दिया है मायोसिन और
फोर्थ ऑप्शन में फिब्रोजीन। तो क्या नहीं पाया जाता है ब्लड में? तो ब्लड में नहीं पाया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन जो है वो ब्लड में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्लाज्मा प्रोटीन डेट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन है वो मेंटेन करता है ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड का, तो वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फिब्रोजिन, सेकंड ऑप्शन में दिया है एल्बुमिन, थर्ड ऑप्शन में दिया है ग्लोबिन और फोर्थ ऑप्शन में प्रोथोम्बिन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है एल्बुमाइन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइन एज। ऑनकोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है, तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक इन सेल, सेकंड ऑप्शन में दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेड बाय प्लाज्मा क्लॉइड्स इन सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन में दिया फोर्स इन द फ्लूइड कंपार्टमेंट और लास्ट ऑप्शन में दिया फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेड बाय प्लाज्मा क्लोराइडिस इन सॉल्यूशन। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेड बाय प्लाज्मा क्लोराइडिस इन सॉल्यूशन, इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इनसफिशियंसी ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड लीड टू इडिमा ऑफ द बॉडी। इनसफिशियंसी हो जाएंगी सब्सटेंस की इसमें ब्लड में, तो इसके कारण इडिमा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो वो इसके कारण होगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एल्ब्यूमाइन, सेकंड ऑप्शन में दिया हार्मोनिस, थर्ड ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रोलाइटिस और फोर्थ ऑप्शन में दिया है गैसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एल्ब्यूमाइन इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन द हीमोग्लोबिन combined with oxygen it is also known as when the hemoglobin combined with oxygen it is known as। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेकंड ऑप्शन में डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लास्ट ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे कहेंगे हम। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम MPCHO के इम्पोर्टेंट MCQ आपको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, पीडियाट्रिक, OBG, मैटरनिटी हेल्थ, जैसे कि बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको MPCHO से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास हमारी थी एनाटॉमी एंड फिजियो पे। कल भी क्लास हमारी एनाटॉमी एंड फिजियो की होने वाली है, जो कि हम एनाटॉमी एंड फिजियो आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे, जो कि MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जो MPCHO में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हम आपको रिपीट कराएंगे। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज हमारे HU नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही है। HU नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही है।